हम गुप्तकालीन प्रशासन की चर्चा करते हैं। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की थी, प्रशासन के सबसे ऊंचे पद पर कौन सा था, और फिर प्रशासन का विभाजन किस तरह का किया गया था, कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उसको हम देखते हैं। आज भी अगर आप प्रशासन को देखें तो हमारे देश में वर्तमान प्रशासन में भी प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर केंद्रीय प्रशासन होता है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं उसके शीर्ष पे। तो उसी तरह जो आज का प्रशासन है वो कोई एक दिन में बना नहीं है। इतिहास में हर चीज़ एक लंबी प्रक्रिया से गुजर करके ही विकसित हुआ है। तो प्राचीन काल में, गुप्त काल में प्रशासन किस तरह का था उसको देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन में भी एक केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन जो कि सर्वोच्च स्तर का प्रशासन था। प्रशासन के दृष्टि, आज जिस तरह प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रांत में विभाजन किया गया है, जिला में विभाजन किया गया है, ब्लॉक में विभाजन, फिर पंचायत में विभाजन किया गया है, उसी तरह उस समय भी था। तो सबसे ऊपर का केंद्रीय स्तर का प्रशासन था, और केंद्रीय स्तर का जो प्रशासन था इसके इसमें सबसे बड़ा पद सम्राट का होता था। सम्राट केंद्रीय स्तर के प्रशासन का सबसे बड़ा पद था, और सम्राट के पास ही सारी शक्ति होती थी। लेकिन सम्राट को सहायता देने के लिए कुछ एक मंत्रिमंडल होता था और बहुत सारे अधिकारी होते थे। कामंदक एक विद्वान है, उन्होंने नीति सार नामक पुस्तक लिखी है। तो कामंदक ने नीति सार में मंत्री और जो अधिकारी थे उसकी चर्चा किया है। कामंदक ने अपनी पुस्तक नीति सार में अधिकारियों के लिए अमात्य शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। ये अमात्य कुछ वैसा ही था जैसा कि आज का अधिकारी होता है। जैसे कि आप जानते हैं केंद्र स्तर पे मंत्रियों को सहायता देने के लिए अलग अलग सचिव स्तरीय अधिकारी होते हैं। तो ये अमात्य उसी तरह का अधिकारी था। इसके अलावा मंत्रिमंडल होता था। मंत्रिमंडल का मुख्य काम था सम्राट को अलग अलग मुद्दों पे सलाह प्रदान करना। जो अधिकारी थे, अधिकारियों में जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसे कुमारामात्य कहा जाता था। सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था, कुमारामात्य। और जो गुप्त काल में आकर के जो अधिकारियों का पद था वो वंशानुगत हो गया था। पहले जैसा कि हमने मौर्य काल में देखा था वहां कोई वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गुप्त काल में आकर के पदाधिकारियों का पद वंशानुगत होने लगा था। जैसे आप देखेंगे कि चक्रपर्णदत्त था और चक्रपालित, ये दोनों पिता और पुत्र थे, और दोनों ही गुप्त साम्राज्य में काम करने वाले अधिकारी थे। इस समय की दूसरी खासियत ये थी कि एक ही अधिकारी को कई पद दे दिए जाते थे। जैसे आप हरिसेन की बात करें तो हरिसेन सचिव के पद पर भी था, हरिसेन संधि विग्रही के पद पर भी था। तो हरिसेन कई पदों पर था। तो इस तरह के जो इस काल के जो अधिकारी वर्ग था उसकी दो खासियत थी। एक तो इस काल में आकर के अधिकारियों का पद वंशानुगत होने लगा था, दूसरा एक ही अधिकारी को कई पदों की जिम्मेदारी दी जाने लगी थी। और इस काल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कुमारामात्य कहा जाता था। इसके अलावा कुछ और अधिकारी होते थे जिसे दंडपाशिक। दंडपाशिक क्या होता था? ये पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। महाबलाधिकृत क्या होता था? ये सेना का प्रमुख होता था, सैन्य प्रमुख होता था। संधि विग्रहक युद्ध मंत्री होता था, इसका काम युद्ध और समझौता करना था। महादंडनायक, यह न्यायाधीश के पद पे कार्य करता था। तो इस तरह अलग अलग अधिकारी थे, उनके अलग अलग नाम थे। सबसे बड़े अधिकारी जो होता था उसको कुमारामात्य कहा जाता था। इसके अलावा जो पुलिस विभाग में काम करने वाले जो साधारण कर्मचारी होते थे उसको भाट के नाम से जाना जाता था, भाट। और जो गुप्तचर विभाग में काम करने वाले साधारण कर्मचारी होते थे उसको दूत के नाम से जाना जाता था। तो ये केंद्रीय प्रशासन था जिसके सबसे ऊपर सम्राट होता था। सम्राट को सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल और अनेक अधिकारी होते थे, और इन मंत्री और अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। मंत्री सम्राट को अलग अलग मुद्दों पर सलाह देते थे, अधिकारी अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कुमारामात्य के नाम से जाना जाता था। जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी वो होता था देश। यानी गुप्त काल में प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश होता था, और उस देश का जो शासक होता था, उसका जो देश का शासक जो होता था, जो देश की प्रशासनिक जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती थी उसे गोप्ता कहा जाता था। गोप्ता, देश के प्रशासक को क्या कहा जाता था? गोप्ता। और फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था।
तो प्रांत में प्रशासन करने के लिए अधिकारी होते थे, जिसको प्रांतीय प्रशासन हम कहते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन के सबसे जो प्रांतीय प्रशासन जो प्रांत होता था, उसको भुक्ति कहा जाता था। मतलब गुप्त काल में जो प्रांत देश को प्रांत में विभाजित किया गया था, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी, जिसके प्रशासक को गुप्ता कहा जाता था, और देश का विभाजन प्रांत में किया गया था। तो जो प्रांतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको उपरी कहा जाता था, और प्रांत को उस वक्त भुक्ति कहा जाता था। जिसको हम प्रांत आज कहते हैं, वो गुप्त काल में भुक्ति के नाम से जाना जाता था, और भुक्ति का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो उपरी होता था। फिर प्रांतीय प्रशासन को जिला प्रशासन में विभाजित किया गया था, और जिला को विषय के नाम से जाना जाता था। उस वक्त जिला को विषय के नाम से जाना जाता था, और जिला यानी कि विषय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो विषयपति होता था। विषयपति को सहायता देने के लिए, उनके अलग अलग कार्यों में सहयोग करने के लिए विषय परिषद नाम की एक संस्था हुआ करती थी। इस विषय परिषद में 4 सदस्य होते थे, जिसमें नगर श्रेष्ठी यानी जो श्रेष्ठी व्यापारियों का प्रमुख होता था, वो होता था। नगर सार्थवा यानी कि जो व्यापारी काफिलों का प्रधान होता था, वो उसका सदस्य होता था। इसके अलावा प्रथम कुलिक और प्रथम कास्ट। तो विषय परिषद जो होता था, विषयपति की सहायता के लिए, उसमें 4 सदस्य होते थे, नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम कास्ट। तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जिला को विषय कहा जाता था, भुक्ति का प्रमुख उपरी होता था, विषय का प्रमुख विषयपति होता था। फिर जिला प्रशासन को स्थानीय प्रशासन में स्थानीय स्तर पर डिवाइड किया गया था। स्थानीय प्रशासन का 2 रूप था, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। आज भी स्थानीय प्रशासन का 2 रूप है, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। तो नगर प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो पूर्वपाल कहलाता था। उसे पूर्वपाल कहलाता था। नगर प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी पूर्वपाल कहलाता था। इसके अलावा एक पेठ होता था। पेठ क्या होता था? गांव के ऊपर कई गांवों का एक समूह होता था, उसकी जो इकाई थी, मतलब पेठ एक ऐसी प्रशासनिक इकाई थी जिसमें कई एक से अधिक गांव शामिल होते थे। और फिर ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, वो थी ग्राम। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के जो मुखिया होते थे, वो ग्रामपति कहलाते थे, और ग्रामपति को ही महत्तर के नाम से बुलाया जाता था। ग्रामपति को ही महत्तर के नाम से बुलाया जाता था। ये तो रहा आपका प्रशासनिक विभाजन की केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। इसके अलावा कर की व्यवस्था, कर जो राजस्व का सबसे स्रोत था, तो कर वसूली की क्या व्यवस्था थी, उसको भी हम देखते हैं। वो आता है आपको राजस्व प्रशासन में। तो राजस्व प्रशासन किस तरह का था? राजस्व प्रशासन में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो ध्रुवाधिकरण होता था। ध्रुवाधिकरण, ये याद रखिएगा, राजस्व प्रशासन में ध्रुवाधिकरण होता था। ध्रुवाधिकरण का काम क्या होता था? इसका काम होता था कर संग्रह को देखना और कर संग्रह की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन करना। इसके अलावा जो भूमि अभिलेख होता था, जो भूमि से संबंधित दस्तावेज होता था, उसके प्रबंधन के लिए कुछ अधिकारी होते थे। उसमें बड़ा अधिकारी था महाछपटलिक और कार्निक। महाछपटलिक और कार्निक, इसका काम क्या था? भूमि संबंधित दस्तावेजों का प्रबंधन करना, उसको व्यवस्थित रखना। और कर संग्रह का सबसे बड़ा अधिकारी होता था ध्रुवाधिकरण। जो कर उस समय थे, वो कई प्रकार के थे, जैसे भाग, भोग, उदंग्र, उपरी कर। ये 4 मुख्य कर थे, भाग, भोग, उदंग्र, और एक और कर था जिसको उपरी कर कहा जाता था। तो भाग क्या होता था? भाग जो किसानों के द्वारा जो भूमि में कृषि की जाती थी, तो उसके उपज का जो हिस्सा सरकार को यानी सम्राट को देना पड़ता था, वो भाग कहलाता था। ये कितना होता था? ये भाग उपज का 1/6 भाग होता था। यानी कि कुल उपज का, उत्पादन का 1/6 हिस्सा जो है, वो कर के रूप में सम्राट को या राज्य को देना पड़ता था। भोग क्या था? भोग था राजा को फल फूल के रूप में उपहार स्वरूप जो चीजें दी जाती थी, उसको भोग कहा जाता था। उदंग्र क्या था? उदंग्र एक प्रकार का भूमि कर था। इसके अलावा एक और कर था उपरी कर, वो भी भूमि कर था। करों की वसूली किस रूप में होती थी? करों की वसूली नगद रूप में भी होती थी और अन्य के रूप में भी होती थी। दोनों ही रूप में करों की वसूली होती थी। इसके अलावा अगर हम इस वक्त में जो प्रमुख अधिकारी थी, अगर इन अधिकारियों के वेतन की बात करें, तो इस वक्त में अधिकारियों को वेतन नगद भी दिया जाता था, और बहुत सारे अधिकारी थे जिसको वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। यानी कि वहां से जो राजस्व की प्राप्ति होती है, वो उसको आप रखिए। इस वक्त की एक प्रशासन की एक खास विशेषता इस वक्त ये आ गई कि जो भूमि
दान में दी जाती थी, चाहे वो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के बदले जो भूमि दान में दी जाती थी। इसकी खासियत ये थी कि वहां पे वो लोग जिनको भूमि दान में मिलता था, वो सिर्फ राजस्व वसूली का काम नहीं करते थे, वहां प्रशासनिक जिम्मेदारी भी उन्हीं के अंतर्गत आ जाती थी। यानी कि अगर किसी ब्राह्मण को भूमि दान में दे दी गई, तो वो ब्राह्मण उस भूमि का प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाता था और वहां से टैक्स की वसूली भी करता था। इसी तरह अधिकारियों को जो भूमि दी जाती थी, वहां से वो टैक्स भी वसूलता था और वहां का प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाता था। तो ये एक गुप्त काल में आके प्रशासन का नया रूप देखने को मिलता है, जिसमें शासन का विकेंद्रीकरण होता है। यानी कि जो सारा सम्राट के अंतर्गत केंद्रित था, उसका विकेंद्रीकरण होता है शासन का। इसका एक कारण और भी था कि हमने आपको समुद्रगुप्त पढ़ाते हुए बताया था कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के जिन राज्यों को पराजित किया था, उसको अपने राज्य में सीधे मिलाने के बजाय उसको अपने अधीन बनाया और उसको अपने प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी गई। बस उसका काम था राजा की अधीनता कबूलते रहना और नियमित समय पर टैक्स पहुंचाते रहना। तो इससे भी प्रशासन का एक विकेंद्रीकरण हुआ। जिस तरह का केंद्रीकृत प्रशासन मौर्य काल में दिखता है, उस तरह का मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन गुप्त काल में नहीं दिखता है। इसी तरह सैन्य प्रशासन भी था। सैन्य प्रशासन के जो सर्वोच्च अधिकारी थे, वो आपको महाबलाधिकृत थे। और गुप्त काल में भी कई तरह के सेना की व्यवस्था थी। पैदल सेना, घुड़सवारी सेना, रथ सेना, ये सारी सैन्य व्यवस्था गुप्त काल में भी थी। न्याय प्रशासन पे हम आते हैं। न्याय प्रशासन क्या था? न्याय प्रशासन में सब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम दीवानी और फौजदारी मुकदमा आप सुनते हैं, आज हम सुन रहे हैं, इस दीवानी और फौजदारी मुकदमे को पहली बार गुप्त काल में ही व्यवस्थित रूप दिया गया था। यानी गुप्त काल से पहले ये जो दीवानी और फौजदारी व्यवस्था था, ये बहुत अलग अलग विभाजित नहीं था और व्यवस्थित रूप में नहीं था। इसको विभाजन और व्यवस्थित रूप दिया गया था पहली बार गुप्त काल में ही। और न्याय प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पे सम्राट हुआ करता था। सम्राट का अपना एक न्यायालय होता था। सम्राट के न्यायालय के नीचे पूर्व न्यायालय होता था, श्रेणी न्यायालय होता था और कुल का न्यायालय होता था। तो ये पूरा न्याय प्रशासन का व्यवस्था था। और ये पूरा गुप्तकालीन प्रशासन हमने देखा। जिस तरह केंद्रीय प्रशासन में सम्राट होता था सबसे ऊपर, प्रांतीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। देश का विभाजन प्रांत में किया गया था। प्रांत का सबसे जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? ऊपरी कहलाता था। और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति का जो प्रमुख था वो ऊपरी कहलाता था। प्रांत का विभाजन जिला में किया गया था। जिला को विषय कहा जाता था। विषय का प्रमुख विषयपति होता था। स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन का प्रमुख पुरपाल होता था। ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामपति या महतर होता था। राजस्व प्रशासन में 4 प्रकार का कर था: भाग, भोग, उदंग्र, ऊपरी कर। कर दोनों रूप में, नगद और अनाज दोनों ही। नगद रूप में जिसको लिया जाता था उसको हिरण्य कहा जाता था। अनाज के रूप में जिसको लिया जाता था उसे में कहा जाता था। कर जो है कुल उपज का 1/6 हिस्से के रूप में वसूला जाता था। इस समय एक और कर था जिसकी चर्चा छूट गई, बिस्टी। बिस्टी एक प्रमुख कर था। ये बेगार के रूप में लिया जाता था। यानी कर के बदले किसी से बेगारी करवाना, उसको बिस्टी कहा जाता था। तो ये बिस्टी भी एक प्रकार का कर का ही हिस्सा था। तो बिस्टी कर को याद रखिएगा। ये पूरा आपका गुप्तकालीन प्रशासन था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था किस तरह की थी? गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार वही थे जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के थे: कृषि, पशुपालन, उद्योग या शिल्प, मुद्रा और व्यापार। ये सब अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। कृषि को देखते हैं। कृषि जो था वो कृषि भूमि 2 तरह की थी। एक तो जो सम्राट की भूमि होती थी यानी जो राजकीय भूमि होती थी, और जो निजी भूमि होती थी। और भूमि के भी कई प्रकार थे। जो कृषि कार्य होता था उसके आधार पर भूमि कई प्रकार के थे। जैसे एक भूमि होता था क्षेत्र। क्षेत्र वो भूमि होता था जिसपे नियमित रूप से खेती का कार्य होता था। दूसरा भूमि का प्रकार था वास्तु। वास्तु उस भूमि को कहते थे जिसपे घर बनाया जाता था। वास्तुशास्त्र होता है वही घर बनाने का विज्ञान। तो वास्तु वो भूमि था जिसपे घर बनाने का कार्य होता था। इसके अलावा एक चारागाह भूमि होता था जो पशुओं के चारागाह के लिए होता था। एक महत्वपूर्ण था सील। सील भूमि का एक प्रकार था। सील सील वो भूमि थी जिसको जोता न जा सके, जिसको कभी जोता नहीं जाता था, मतलब जिसपे जोत का कार्य नहीं होता था, वो सील था।
और एक अपरहत था, ये भी बिना जोती गई भूमि थी। ये दोनों ही भूमि वो थी जिस पे जुताई कुताई का कार्य नहीं होता था। लेकिन अपरहत और सील में ये अंतर था कि अपरहत जो था ये जंगली भूमि था। अपरहत क्या था? जंगली भूमि था, जंगली भूमि। और इन दोनों पे सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं सील और अपरहत पे। यानी सील किस प्रकार की भूमि थी और अपरहत किस प्रकार की भूमि थी। तो अपरहत भी बिना जोती जाने वाली भूमि थी और सील भी ऐसी भूमि थी जिसपे जुताई का कार्य नहीं होता था। लेकिन अपरहत भूमि जो थी वो जंगली भूमि थी। तो भूमि के 4 प्रकार थे, क्षेत्र, वास्तु, चारागाह, 5 प्रकार, सील और अपरहत। और इस पे जो कृषि कार्य होता था, इसके अलावा अगर आप जानते हैं कि गुप्त काल के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जो है वो अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश नामक ग्रंथ है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था और वो उन नवरत्नों में शामिल था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें अमर सिंह भी था, जिसने अमरकोश की रचना की थी। और अमरकोश ने 12 प्रकार के भूमि का उल्लेख किया है। बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा भी गया है स्टेटमेंट बना करके कि अमर सिंह द्वारा जो 12 भूमि वर्णित किए गए हैं उसमें कुछ भूमि के नाम के साथ उसका स्टेटमेंट बनाया गया था। तो अमर सिंह के जो 12 भूमि है उसमें से कुछ तो ऐसा है जिसको नाम के आधार पे आप सामान्य तौर पर याद रख ले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी भूमि है जो नाम देख करके भी पता नहीं चलता, उसको हमने लिख लिया। जैसे एक है सदबल, यह भी अमर सिंह के अमरकोश में वर्णित एक भूमि है। पंकील, ये भी एक भूमि है। ये है जल प्राय मनुपम, जल प्राय मनुपम, ये भी एक भूमि का प्रकार है। कच्छ, ये भी भूमि का प्रकार है। सरकरा, सरकावती, नदी मात्रक, मात्रक और देव मात्रिक, ये भूमि के प्रकार है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अदेव मात्रिक भूमि का उल्लेख है, यानी वो भूमि जिसमें बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती थी। और अमर सिंह के अमरकोश में देव मात्रिक भूमि का उल्लेख है। देव मात्रिक भूमि, नदी मात्रिक भूमि, ये सब वो भूमि थी जिसमें अच्छी खेती हुआ करती थी। उसके अलावा जो वाराह मिहिर है, इसने जो किताब लिखी थी बृहत संहिता, तो वाराह मिहिर के बृहत संहिता से ये पता चलता है कि साल में तीन फसलें तैयार होती थी। जो एक फसल आपको श्रावण के महीने में तैयार हो जाती थी, दूसरी फसल बसंत के महीने में तैयार हो जाती थी और तीसरी फसल चैत्र या बैसाख के महीने में तैयार हो जाती थी। तो साल में 3 प्रकार के फसल उपजाए जाते थे। ये कृषि का कार्य मुख्य रूप से वर्षा पे ही निर्भर था, लेकिन हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि सुदर्शन झील का मरम्मत स्कंदगुप्त के समय में जो सौराष्ट्र का गवर्नर था उसके द्वारा, सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था, उसका जो पुत्र था चक्रपालित, उसके द्वारा वहाँ सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया गया था। और इससे यह पता चलता है कि राज्य के द्वारा भी सिंचाई का व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इसके बावजूद गुप्त काल में भी कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर थी। अब हम आते हैं पशुपालन। पशुपालन, कामंदक इस वक्त के कामंदक हमने पहले भी जिक्र किया है, इसकी एक पुस्तक है नीति सार। कामंदक की पुस्तक है नीति सार, और नीति सार से ये जानकारी मिलती है कि इस समय पशुपालन का कार्य वैश्य के द्वारा किया जाता था। पशुपालन मुख्य रूप से वैश्य का व्यवसाय होता था। और अमर सिंह के अमरकोश में उन पशुओं की जानकारी मिलती है जिसका पालन इस समय होता था। जैसे उसमें है घोड़ा, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, बिल्ली। तो ये सब कुछ प्रमुख जानवर थे। हालांकि ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना आपको याद रखना है कि वैश्यों का काम पशुपालन था, इतना याद रखना है आपको। उद्योग और शिल्प की बात करें तो इस समय मुख्य उद्योग जो था वो कटाई, बुनाई, कपड़ा का ही था। सिले हुए कपड़ा पहली बार भारत में कुषाण काल में कुषाणों के द्वारा ही वो सिले हुए कपड़ा की जानकारी भारत को कुषाणों के द्वारा ही हुई। कुषाण काल में ही पहली बार सिले हुए कपड़ा का प्रचलन हुआ और फिर गुप्त काल में आकर के वो उस वजह से सिलाई बुनाई का काम काफी अधिक हो गया था। कपड़ा उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। इसकी जानकारी एक अभिलेख से प्राप्त होती है, वो है मंदसौर अभिलेख। यह मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम और बंधु बर्मन का मंदसौर अभिलेख है। इस मंदसौर अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि लाट प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के एक इलाके की जानकारी मिलती है कि वहाँ जो रेशम बुनकर थे उन्होंने रेशम के बुनने का कार्य छोड़ करके कृषि कार्य को अपना लिया था। ये ऐसा था क्योंकि व्यापार का पतन हो रहा था और उनके सामान की मांग काफी कम हो गई थी।
तो ये मंदसौर अभिलेख से ये रेशम बुनकरों के विषय में यानी कपड़ा जो उद्योग था उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा की बात करें तो इस समय में फाहियान जो था वो ये बताता है कि इस समय मुद्रा की प्रधानता नहीं थी और लोग सामान की खरीद के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। कौड़ी कौड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अलावा वस्तुओं की अदला-बदली की भी परंपरा थी, ऐसा फाहियान बताता है। इसके अलावा जो इस समय के जो सिक्के प्राप्त होते हैं, उसमें तांबे के सिक्के बहुत कम हैं और सोने-चांदी का सिक्का जो है, उसका इस्तेमाल व्यापारिक लेन-देन में हो नहीं सकता, वस्तुओं की खरीद-बिक्री में। तो इस आधार पे भी यह कहा जाता है कि इस समय एक तो व्यापार का पतन हुआ, ये भी इससे दिखाता है क्योंकि मुद्रा व्यवस्था कमज़ोर हुई थी और दूसरा फाहियान बताता है कि इस समय वस्तुओं की खरीद-बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाने लगा था। इस समय जो सिक्का जारी किए गए थे, वो सोने का सिक्का जो था, उसको दीनार कहा जाता था। दीनार, दीनार गुप्त काल में जारी किया गया सोने का सिक्का था। यद्यपि सोने का जो सिक्का गुप्त काल में जारी किया गया, वो वज़न में पहले के सभी काल की तुलना में काफ़ी अधिक वज़नदार था सोने का सिक्का। लेकिन इसमें सोने की मात्रा कम थी, यानी कि कुषाण काल की तुलना में इस काल में जो सोने का सिक्का था, उसमें सोने की मात्रा कम थी, यानी दूसरी धातु की मिलावट अधिक थी। लेकिन प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में ही जारी किया गया, जिसको दीनार के नाम से जाना जाता था। अगर हम व्यापार की बात करें तो गुप्त काल में व्यापार का पतन हुआ था। इसका एक कारण था बैजेंटाइन साम्राज्य जो पश्चिम में था उसका पतन हो रहा था। तो उस पतन के कारण व्यापार का पतन हुआ। दूसरा व्यापार के पतन का कारण था कि भारत में सामंती व्यवस्था का प्रचलन एक तरह से धीरे-धीरे उभार हुआ, भूमि दान में दिए जाने लगा और जिन सामंतों को भूमि दान में दी जाने लगी थी वो उत्पादन कार्य के बजाय किसानों से अधिक टैक्स वसूलते थे। लोगों के पास बहुत अधिक था नहीं जिससे कि वो बहुत अधिक वस्तुओं की खरीद कर सके, तो व्यापार के पतन का हुआ और व्यापार के पतन का उल्लेख मंदसौर अभिलेख से जैसा कि हमने पहले बताया उसका जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा इस समय कौड़ी का प्रचलन होने लगा था, ये भी पता चलता है कि व्यापार में कमजोर आई थी। लेकिन इस समय चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार थोड़ा स्ट्रांग हुआ था, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ। तो चीन के साथ जो व्यापार होता था उसमें हम क्या भेजते थे, बहुमूल्य रत्न, केसर, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र और हाथी दांत। हाथी दांत एक ऐसा चीज है जो पूरे प्राचीन भारत में, यहाँ तक कि मध्यकाल में भी भारत से विदेश में निर्यात किया जाता था। तो जब भी निर्यात से संबंधित पूछे और उसमें हाथी दांत अगर ऑप्शन रहे तो जरूर उसको चूज कीजिएगा। लेकिन ये सब जो हम निर्यात करते थे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से, उसके बदले में हम चीन से रेशम खरीदते थे, यानी रेशम हम आयात करते थे और व्यापार मुख्य रूप से विदेशी व्यापार जलमार्ग से ही होता था। तो ताम्रलिप्ति बंगाल में एक प्रमुख बंदरगाह था जिससे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था और एक भरौच था जो पश्चिम भारत में स्थित था। इससे भी जो पश्चिम के देश थे चाहे अफ्रीकी देश थे उसके साथ व्यापार भरौच के व्यापार से होता था। लेकिन चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। तो ये था आपका गुप्तकालीन समाज का विभाजन। पहले की तरह ही वर्ण व्यवस्था के आधार पे था। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का जो कार्य था वो पठन पाठन और यज्ञ करवाना, ये उनका कार्य था। क्षत्रियों का काम था राज्य की रक्षा, वैश्य का काम था कृषि, पशुपालन, व्यापार और टैक्स कर चुकाना। शूद्र का काम था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। ये तो था, इस समय भी चला आ रहा था। लेकिन इस समय गुप्त काल में आकर के ये जो परंपरागत वर्ण व्यवस्था था इसमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती है। इस समय कुछ नई जातियां, पहली बार जाति की कुछ नई जातीय सामने आती है गुप्त काल में। तो उन कुछ जातियों को देखेंगे। वर्ण व्यवस्था में किस तरह का विचलन होता है उसको भी देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का विचलन ऐसा था कि जैसे अब ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य भी करने लगे थे। ब्राह्मण शासक का जिक्र मिलता है। जैसे वाकाटक वंश हमने आपको पहले पढ़ाया था, उसके जो वाकाटक वंश के शासक थे वो सब ब्राह्मण ही थे। इसके अलावा वैश्य भी अब क्षत्रिय का काम करने लगे थे। जो पूरा गुप्त शासक थे वो वैश्य ही थे और उन्होंने राज्य के सम्राट के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा ब्राह्मण जो थे वो व्यापार का कार्य भी करते थे। चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण का जिक्र मिलता है जो व्यापार का कार्य करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो शूद्र थे जिनके ऊपर बहुत सारी अयोग्यताएं लाद दी गई थी उनको भी कुछ छूट मिला। और इस समय मतिपुर
जो फाहियान था वो बताता है कि मतिपुर का राजा शूद्र था। इसके अलावा इसके आगे चलेंगे तो सिंध में भी एक शूद्र शासक का जिक्र मिलता है और शूद्र अब कृषि पशुपालन का कार्य भी करने लगे थे, सेना के रूप में भी वो बहाल होने लगे थे। तो परंपरागत वर्ण व्यवस्था में गुप्त काल में आकर के एक विचलन और बदलाव की स्थिति दिखती है। इसके अलावा इस समय कुछ नई जातियां सामने आती है, उन जातियों को देखते हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि इसके अलावा जो शूद्र थे उनको कुछ और अधिकार प्राप्त हुए थे इस काल में, जैसे वो यज्ञ कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिला और ये अधिकार मिला कि कभी-कभी यदा-कदा वो वेद भी सुन सकते हैं। मतलब अब भी वेद को लेकर एक तरह का पाबंदी ही था, लेकिन रामायण, महाभारत और पुराण वो सुन सकते थे। वेद के बारे में कहा गया कि वो यदा-कदा कभी-कभी वेद सुन सकते हैं। और अस्पृश्यता, इस समय अस्पृश्यता थी, अस्पृश्यता, छुआछूत काफी अधिक थी। इसका उल्लेख वाहियान के विवरण से भी प्राप्त होता है। और कुछ मिश्रित जातियां जो इस समय उभर कर आती है वो है अम्बस्ट, उग्र, पारसौ, ये सब कुछ मिश्रित जातियां थी। मिश्रित जातियां ये इसलिए है कि ये दो अलग अलग वर्णों के से ये उत्पन्न जातियां थी। जैसे कि ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न जो संतान थे वो अम्बस्ट जाति के होते थे। उसी तरह जो वैश्य वैश्य पुरुष और शूद्र महिला से उत्पन्न संतान जो होता था वो उग्र जाति का होता था। उसी तरह ब्राह्मण पुरुष और शूद्र महिला से उत्पन्न संतान पार्श्व कहलाता था। तो ये अम्बस्ट, उग्र, पार्श्व ये था। ये एक तरह से आप समझिए कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की स्थिति में ये सब उत्पन्न हो रहे थे। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे महातार। महातार एक स्वतंत्र जाति उत्तर भारत में उभर के आती है, जो मुख्य रूप से जमीन के जो लेख थे, दस्तावेज है, उसको देख रेख उससे जुड़ी काम करती है। इसके अलावा पहली बार गुप्त काल में कायस्थ नामक एक जाति का वर्णन मिलता है। डोम्ब, जो कि अछूत माना जाता था, तो डोम्ब भी एक जाति के रूप में पहली बार गुप्त काल में ही उभर करके आता है। तो ये सब कुछ नई जातियां हैं जो गुप्त काल में दिखने को मिलती है। इससे पहले जाति नहीं था, इससे पहले केवल वर्ण की बात होती थी, लेकिन पहली बार गुप्त काल में कुछ जातियों का उल्लेख सामने आ रहा है, जिसमें अम्बस्ट है, उग्र है, पार्श्व है, महातार है, कायस्थ है, डोम्ब है। इस तरह कुछ जातियां इस समय देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति, जब भी हम सामाजिक किसी भी काल के समाज को पढ़ते हैं तो महिलाओं की स्थिति क्या थी ये पढ़ना ही पड़ता है। तो इस समय पूर्व काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। और ये गिरावट का कारण क्या था? ये गिरावट का कारण कई था। एक में अल्पायु विवाह, कम आयु में विवाह, 9-10 साल में विवाह। ये तो अल्पायु में विवाह हुआ। अब अल्पायु में विवाह की वजह से क्या हुआ कि शिक्षा के अधिकार से महिलाएं वंचित हो गई। हालांकि कुछ इस समय जैसे कालिदास अपनी रचना में अनसुईया नामक एक महिला का जिक्र करते हैं, जो इतिहास की विशेषज्ञ थी, यानी इतिहास के जानकार थी, इतिहासज्ञ थी। तो ये शिक्षा से तो महिलाएं वंचित ही हो गई, लेकिन जो संभ्रांत परिवार की महिलाएं थी उनको कुछ शिक्षाएं दी जाती थी। वो शिक्षा इसलिए दी जाती थी ताकि वो पुरुषों के साथ अच्छे वार्तालाप कर सके। तो सिर्फ उस शिक्षा का उद्देश्य इतना ही होता था। इसके अलावा इस समय सती प्रथा का प्रचलन आ गया था, देवदासी प्रथा का प्रचलन हो गया था। और सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त काल में आके अल्पायु में विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, ये सब आ गया था। महिलाएं शिक्षा से वंचित होने लगी थी। तो इन सब वजहों से क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तो अब सती प्रथा का स्पष्ट यहाँ उल्लेख मिलता है। इससे पहले मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में सती प्रथा था या नहीं, कि इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं आता है, लेकिन पहली बार गुप्त काल में सती प्रथा का स्पष्ट जिक्र आता है। और आप फिर आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कैसे राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और फिर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो ये सब कुछ कारण थे जिससे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती। इस समय दास प्रथा का जिक्र करते। ये दास जो अछूत थे या जो शूद्र थे वो नहीं थे, ये अलग दास थे जिनको दास बनाया जाता था।
और नारद जो है, नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास का जिक्र मिलता है। इसको आप याद रखिएगा, नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास का गुप्त काल में 15 प्रकार के दास का जिक्र मिलता है। तो ये गुप्तकालीन समाज था। अब हम गुप्त काल में जो कला और संस्कृति है उसको देखते हैं। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन में क्या है, गुप्त काल में वो सारे धर्म थे जो पहले से चले आ रहे थे, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, वो सभी धर्म इस समय में भी चले आ रहे थे। लेकिन इस समय में कुछ अंतर देखने को मिलता है। अंतर ये कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। उसके बाद अगर आप मौर्यों के पश्चात मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो कुषाण जैसा कनिष्क जैसा शासक भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके बाद हर्षवर्धन, वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो बौद्ध धर्म की का जो एक प्रभाव था, बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत बड़ा असर था, वो गुप्त काल में आकर के कम होता है। और जो ब्राह्मण धर्म जो काफी धीमा पड़ गया था बौद्ध धर्म के उदय के बाद, उसका एक तरह से पुनरुत्थान गुप्त काल में देखने को मिलता है। और जो भी गुप्त शासक थे वो सब बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को बहुत संरक्षण दिया। हालांकि गुप्त शासकों में कई गुप्त शासक ऐसे थे जो ब्राह्मण धर्म को मानते, लेकिन एक दो ऐसे भी गुप्त शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो लेकिन ब्राह्मण धर्म के पोषक होने के बावजूद गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म या जैन धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म प्राकृतिक रूप से तो बढ़ता ही रहा, लेकिन उसे उस तरह का राजकीय संरक्षण नहीं मिला जैसा कि अशोक के समय में मिला था, या कनिष्क के समय में मिला था, या हर्षवर्धन के समय में आगे मिला। तो ब्राह्मण धर्म का ये एक तरह से पुनरुत्थान का काल माना जाता है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। इस समय बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजस्नेय यज्ञ, इस तरह के बड़े बड़े यज्ञ किए गए। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, ये दो ऐसे शासक थे जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए गए। और समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम खुदवाया था। अश्वमेध पराक्रम की वो उपाधि भी धारण किया था। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म में 3 नई तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक तो इस समय मूर्ति पूजा की प्रमुखता होती है, यानी मूर्ति पूजा प्रमुख रूप से स्थापित हो जाता है और मूर्ति को बलि देने की परंपरा शुरू होती है। यानी जो मूर्ति है उसके सामने बलि चढ़ाना, जानवरों की बलि देना, इसकी परंपरा शुरू होती है। और एक तीसरा है कि इस समय मानव को ये बताया जाता है कि उसके जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पहली बार गुप्त काल में बताया जाता है और ये कहा जाता है कि जो धर्म, अर्थ और काम है उसका एक संतुलन बनाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये 3 नए पक्ष जो है ब्राह्मण धर्म के विकसित हुए। एक मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, दूसरा मूर्ति को बलि देने की शुरुआत हुई और तीसरा मानव जीवन के 4 लक्ष्य परिभाषित किए गए थे। इस समय ब्राह्मण धर्म के 2 संप्रदाय विकसित रूप में दिखते हैं। ब्राह्मण धर्म में भी सांप्रदायिक विकास हुआ और एक वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ और एक शैव संप्रदाय का उदय हुआ। वैष्णव संप्रदाय वह है जो लोग विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं और विष्णु की उपासना करते हैं, वो लोग वैष्णव कहलाते थे। और जो शिव की उपासना करते हैं, शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वो सब लोग शैव कहलाते थे। तो ये दोनों संप्रदाय इस समय काफी विकसित रूप में देखने को मिलता है। गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये साफ इससे स्पष्ट होता है कि वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय हो या समुद्रगुप्त हो, इसके वाहनों पर, इसके सिक्कों पर जो विष्णु के वाहन होते हैं गरुड़, उसकी आकृति खोदी जाती थी। यानी जो विष्णु के वाहन गरुड़ है उसकी आकृति गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर खुदी हुई प्राप्त होती है। इससे भी ये पता चलता है कि ये लोग वैष्णव धर्म के संरक्षक थे और वैष्णव धर्म के ही उपासक थे। इसके अलावा स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है और बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ लेख है। बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ लेख। अब ध्यान दीजिएगा, हमने सती प्रथा का जब जिक्र किया था तब हमने कहा था भानुगुप्त का एरन अभिलेख।
तो वो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है और ये हम कह रहे हैं बुधगुप्त का एरन स्तंभ लेख है, दोनों में अंतर है। तो जो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है और बुधगुप्त का एरन स्तंभ लेख है, ये दोनों स्तंभ लेख, ये दोनों ही लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है, विष्णु के स्तुति से प्रारंभ होता है। तो इससे भी पता चलता है कि गुप्त शासक के समय में जो वैष्णव धर्म थे उसको कितना संरक्षण प्राप्त था। इस समय में कुछ विष्णु से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिरों का निर्माण हुआ था। उसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत फेमस है। इसके अलावा जबलपुर में के पास तिगवा का विष्णु मंदिर है। जबलपुर के पास तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये दो मंदिर उस समय जो भगवान विष्णु से संबंधित थे, एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये सब गुप्त शासकों के समय में उसके संरक्षण से बने थे। इस और एक और चीज इस समय सामने आई कि अवतारवाद की धारणा का विकास हुआ पहली बार, और इसमें विष्णु के अलग अलग अवतारों की बात कही गई और ऐसे 10 अवतारों का जिक्र किया जाता है और कहा गया कि ये जो विष्णु अलग अलग अवतार के रूप में अलग अलग समय में प्रकट होते हैं, इसका उद्देश्य है मानव को कष्टों से निजात दिलाना। तो ये अवतारवाद की अवधारणा का विकास पहली बार गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। और ये किसके अवतार के जिक्र होते हैं? विष्णु के अलग अलग अवतारों के जिक्र होते हैं। तो ये तो रहा आपका वैष्णव धर्म। शैव धर्म में क्या होता है? गुप्त शासकों को ने शैव धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। कुमार गुप्त ने अपने पुत्र का नाम स्कंद गुप्त रखा और ये स्कंद शब्द ही शिव से संबंधित है। तो इससे भी पता चलता है कि उन्होंने कैसे शैव धर्म को संरक्षण दिया। उसके अलावा इस समय शिव की अलग अलग मूर्तियां भी बनती है और शिव की मूर्तियां दो रूपों में बनती है, मानव रूप में और लिंग रूप में, दोनों रूप में बनती है। पहली बार अर्धनारीश्वर यानी एक ऐसी मूर्ति बनती है जिसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री। तो ये शिव की एक मूर्ति जिसमें आधा शिव है और आधा पार्वती है। तो इस रूप की मूर्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्ति पहली बार इसी गुप्त काल में बनता है। इसके अलावा गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास होता है। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा। ये जो त्रिमूर्ति की अवधारणा है उसकी विकास भी गुप्त काल में ही होता है। और जो शैव धर्म था, जो शिव से संबंधित शैव धर्म था, इसके भी कई संप्रदाय विकसित होते हैं, जैसे शैव है, पाशुपत है, कापालिक है, कालामुख है। ये इसके 4 प्रमुख संप्रदाय के रूप में विकसित होता है। जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, तो जाहिर है बौद्ध धर्म को उस तरह का राजकीय संरक्षण तो नहीं मिला जैसे पहले के समय में मिला था, लेकिन गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म के रास्ते में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं किया, बल्कि कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ही अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। इसके अलावा एक और आम्रकार्दव नामक एक बड़ा अधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का वो सबसे बड़ा अधिकारी था जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो इससे भी पता चलता है कि गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इसके अलावा इस समय में कुछ प्रमुख बौद्ध आचार्य हुए थे, जैसे आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेय नाथ। और इम्पोर्टेंट ये है कि गुप्त काल में ही जो बौद्ध धर्म के 2 शाखा थे, महायान और हीनयान, तो गुप्त काल में आकर के ही महायान के 2 नए संप्रदाय विकसित हुए थे, जिसको एक का नाम था माध्यमिक और दूसरा का नाम था योगाचार। तो ये जो महायान की 2 शाखाएं, माध्यमिक और योगाचार, ये 2 शाखाएं हैं, ये गुप्त काल में ही विकसित हुए थे। और आपको ये पूछा जा सकता है कि माध्यमिक जो है वो बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो जो महायान संप्रदाय था उसी से ये दोनों संबंधित है। जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म क्या हुआ? इस समय जैन धर्म की 2 सभाएं हुई थी, एक 313 ईस्वी में मथुरा में और 453 में वल्लभी में। जो वल्लभी में सभाएं हुई थी वो देवर्धि क्षमाश्रमण ने उसकी अध्यक्षता की थी। इस समय कुछ प्रसिद्ध जैन मुनि हुए थे, जैसे सर्वनंदी और सिद्धसेन। तो सर्वनंदी जो जैन मुनि थे गुप्त काल के, उन्होंने लोक विभंग नामक पुस्तक की रचना की थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक विभंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये मुनि सर्वनंदी ने लिखा था, जो कि गुप्त काल में ही एक जैन आचार्य हुए थे। एक और जैन आचार्य था सिद्धसेन, उन्होंने न्याय वार्ता नामक पुस्तक लिखी थी। और इस समय इस न्याय वार्ता में भी जैन दर्शन का विकास देखने को मिलता है। तो ये जैन दर्शन की मुख्य बातें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये था गुप्तकालीन धार्मिक जीवन, जिसमें हमने देखा ब्राह्मण धर्म, कैसे ब्राह्मण धर्म के भीतर वैष्णव और शैव संप्रदाय का विकास होता है। वैष्णव धर्म से जुड़े हुए जो प्रमुख मंदिर है,
देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर हो, चाहे तिगवा का विष्णु मंदिर हो, अवतारवाद का विकास हो, शैव धर्म की बात करें तो ये शैव की अर्धनारीश्वर रूप में मूर्ति का विकास होता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमने देखा, जैन धर्म के बारे में।